Hello students, how are you all? I hope you all are staying fit and fine at your places. Myself Uma Naruka from Shrijuti Educational Group, Kota. Students, today we will start class 11 drawing subject painting. Now we will take chapter 1 prehistoric rock painting. Prehistoric rock painting. Introduction. The term rock art is generally used for the prehistoric art belonging to the Stone Age. जो ये रॉक आर्ट है इसको प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कब से? स्टोन एज से। द प्रीमोरिडियल रॉक शेल्टर इन द विंध्या रेंज इन मध्य प्रदेश ऑफ सेंट्रल इंडिया आर रिप्लीट विथ पेंटिंग्स, इंस्क्रिप्शंस, पेट्रोग्लिफ्स। रॉक शेल्टर्स विंध्या रेंज में है जो कि मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस और पेट्रोग्लिफ्स मिले हैं। इससे हमें वहाँ के जो पुराने टाइम में रॉक पेंटिंग्स थे उनके बारे में जानकारी मिलती है और उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में जानने को मिलता है। द रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका आर अमॉन्ग द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशंस अबाउट 30,000 ईयर्स ओल्ड ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव एक्सप्रेशन रिकॉर्डेड इन इंडिया। भीमबेटका पेंटिंग्स ये लगभग 30,000 ईयर्स पुरानी मानी गई हैं और ये जो एरिया है 1892 हेक्टेयर्स ऑफ कोर एरिया कंप्राइजिंग ऑफ 5 हिल्स, नेमली इसमें 5 हिल्स हैं, बिनेका, भोरवाली, भीमबेटका, लखाजौर इन ईस्ट एंड लखाजौर इन वेस्ट। देयर आर 700 रॉक शेल्टर इन द रीजन of these, more than 400 caves and rock shelters with painting distributed 5 hills। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 5 हिल्स में इसको डिवाइड किया हुआ था, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था और यहाँ पे 700 रॉक से भी ज़्यादा पेंटिंग्स पाई गई हैं और जिसमें 400 से भी ज़्यादा केव्स पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं। द नेम भीमबेटका एसोसिएटेड विद द भीमा, अ हीरो डायट्री ऑफ एपिक महाभारता। The word Bhimbetka is said to be derived from Bhimbetka means sitting place of Bhima. Bhimbetka is believed to be the largest repository of prehistoric art. ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में जब महाभारत काल में पांडवों को वनवास दे दिया गया था तो उन्होंने कुछ टाइम यहाँ पे इन गुफाओं में बिताया था और जो भीम थे पांडवों में उन्होंने इन गुफाओं में उपासना और आराधना की थी इन्हीं गुफाओं में बैठ के, तो उन्हीं के नाम पर इस प्लेस का नाम भीमबेटका रखा हुआ है। द एक्सक्वेटेड मटेरियल इंक्लूड्स स्टोन टूल्स एंड कैलियोलिथिक पॉटरी, मेसोलिथिक रॉक्स आर्ट विथ एज्ड इमेजेस ऑफ रिचुअल फर्टिलिटी, डिविनिटाइज, बैटल एंड हंटिंग सीन्स। जो यहाँ पे रॉक्स हैं उन पे हंटिंग सीन्स और जो डेली लाइफ के सीन्स हैं वो उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। द पेंटिंग आर लोकेटेड इन पीच डार्क केव्स। जो पेंटिंग्स हैं बिल्कुल अंदर इंटीरियर में जाके बनी हुई हैं और जितना हम गुफाओं के अंदर जाएंगे हमें बाहर भी कुछ स्टोन्स पे मिले हुए हैं पेंटिंग्स बनी हुई और गुफाओं के अंदर भी। Chronic evolution of the civilization layers that started a single line sketch of simple life in the wild changed to the agriculture motifs with time। और यहाँ पे जो इन्होंने मोटिव्स बनाए हैं कुछ टाइम के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आए हैं। जैसे पहले इन्होंने नेचुरल पिगमेंट्स यूज़ किए थे और उससे पहले इन्होंने सिंपल लाइफ के जो इनके पेंटिंग्स के डिज़ाइंस थे वो सिंपल लाइफ पे बेस्ड थे। बाद में इन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर मोटिव्स उसमें चेंज कर दिए गए और जैसे जैसे इन्होंने अपने रहन सहन में और थोड़ा डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे इन्होंने अपने पेंटिंग्स के मोटिव्स चेंज कर दिए। द इमेजरी पेंटेड इन नेचुरल पिगमेंट, चारकोल एंड एनिमल एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट विद फिंगर, feathers and twigs speak of different epochs that Bhimbetka had witnessed। और यहाँ पे इन्होंने नेचुरल पिगमेंट का यूज़ किया है, चारकोल का यूज़ किया है, एनिमल्स एंड प्लांट्स का भी यूज़ किया है, फिंगर्स और फेदर्स और उसके ट्विग्स का भी इन्होंने यूज़ किया है। द रॉक आर्ट इंक्लूड्स पेंटिंग्स डन इन केव्स एंड रॉक शेल्टर एज वेल एज ओपन एयर बोल्डर्स। जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो केव्स में बनी हुई हैं और कुछ केव्स के बाहर बड़े बड़े स्टोन्स बने हुए हैं उनके ऊपर भी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इंग्रेविंग
etched in linear form on rock surface irrespective of their formation and location. कुछ जगहों पर लीनियर फॉर्म में भी रॉक सरफेस पे पेंटिंग्स पाई गई हैं जो कि एक पैटर्न शो करती हैं. Paintings carried on rock surface in cluster of dots making different forms, human, animal and geometric. और कहीं कहीं पे इन्होंने packing carried on rock surface is cluster of dots making different form, human, animal and geometric. और rock surface पे cluster of dots मतलब जैसे डॉट से कुछ फिगर्स बनाए हैं उन्होंने लाइक ह्यूमन, एनिमल एंड ज्योमेट्रिक, वो भी इन्होंने रॉक्स पे बताए हुए हैं. कप मार्क्स और कपक्यूल क्रिएटेड ऑन रॉक सरफेस इन द फॉर्म ऑफ डीप और शैलो राउंडल्स. इसमें बहुत ऐसी रॉक्स होती हैं उनके ऊपर डीप शैलोज मतलब उसमें गहरे गहरे गड्ढे होते हैं और उसी को इन्होंने शेप में बनाया हुआ है. कार्विंग लीडिंग टू वर्क ऑफ आर्ट इन रिलीफ और एल्स इन राउंड डन ऑन पीस ऑफ बोन, स्टोन एंड आइवरी एज वेल एज लार्ज रॉक सरफेस. जो कार्विंग की हुई है उसमें इन्होंने बोन्स का भी यूज़ किया है, कुछ शार्पन स्टोन्स का भी यूज़ किया है. Now in this picture you will see a hunting scene और ऐसा लग रहा है कि या तो किसी का शिकार करने के लिए जा रहे हैं या फिर किसी युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं. The paintings are done in either in lines और outlines. जो paintings होती थी वो mostly lines और outlines में ही draw की जाती थी और कहीं कहीं पे इन्होंने कलर भी यूज़ किया है और hatched lines. Some filled in with hatched lines और कुछ lines को इन्होंने हैच्ड लाइन्स में भी फिल किया हुआ है. अदर फिल्ड फुली ऑफ पार्शियली विथ सॉलिड कलर्स और कहीं पे इन्होंने सॉलिड कलर का भी यूज़ किया है. द कलर्स यूज्ड आर मिनरल्स एंड वेजिटेबल कलर विच हैव एंड्योर्ड थ्रू टाइम बिकॉज द ड्राइंग वर जनरली मेड डीप इनसाइड और इन नीचे और इनर वॉल्स. इन्होंने कलर्स के लिए वेजिटेबल्स और मिनरल्स का यूज़ किया है. मिनरल्स में ये चारकोल और रेड कलर इस तरह से यूज़ किया है इन्होंने. और उसके अलावा वेजिटेबल्स में ये लोग जो भी इनके आसपास फार्मिंग की जाती थी, जितना भी इन्हें नॉलेज था, जो भी ये फार्मिंग करते थे उसमें से जो वेजिटेबल्स होती थी या फिर जो बुशेज होती थी उनसे ये ब्रश बनाने का भी यूज़ करते थे. The evidence of colors used includes white with its yellowish and bluish tints, light red, dark red, yellow, orange, vermicelli, crimson red, purple, green, emerald green, black, etc. The main colors used is white with the shades and next common color is light red, hematite red. The main color used is white with the shades and next common color is light red. और इन्होंने लाइट शेड के लिए वाइट कलर का यूज़ किया है और अगर इन्हें कोई भी कलर बनाना होता था लाइट शेड में तो वो वाइट को मिक्स करते थे और वाइट कलर इन्होंने लाइमस्टोन से भी लिया हुआ है. द थीम ऑफ पेंटिंग्स फाउंड हियर ऑफ ग्रेट वेराइटी. यहाँ पे जो पेंटिंग्स पाई गई हैं उसमें अलग अलग इन्होंने वैरायटी बनाई हुई है जिसमें ranging from mountains events of daily life in those time of sacred and royal images. और इन्होंने जो भी पेंटिंग्स है उसमें जनरली इन्होंने अपनी डेली रूटीन और डेली लाइफ को शामिल किया है. उसके अलावा इनके जो सीन्स देखने को मिले हैं ड्राइंग में वो डांसिंग, म्यूज़िक, हॉर्स, एलिफेंट, एनिमल्स, हनी कलेक्शन, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज़. ये अपनी बॉडी का डेकोरेशन भी करते थे. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने वाइट कलर का भी यूज़ किया है किसी भी कलर को लाइट बनाने के लिए. और पुराने टाइम में जो आदिवासी वगैरह होते थे आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे, तो ये लोग जब भी कोई प्रोग्राम करते थे या कोई भी उत्सव को मनाते थे तो अपना एक मेकअप किया करते थे, कभी पत्ते लगा लिया करते थे और उसके अलावा ये वाइट कलर से अपनी बॉडी को डेकोरेट करते थे. फेस का मेकअप करने के लिए भी और अदर पार्ट्स पे भी, जैसे आर्म्स पे ये यूज़ करते थे, अपनी बॉडी पे यूज़ करते थे, फेस मास्क के रूप में यूज़ करते थे. इस तरीके से रॉर एनिमल भीमबेटका पेंटिंग ऑफ रेड बाइसन. दिस इज द
फेमस पेंटिंग ऑफ भीमबेटका। ये रेड बाइसन की पेंटिंग है। इसमें आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि बहुत फेमस पेंटिंग है। इसमें एक रेड बाइसन को दिखाया हुआ है जो कि बहुत ही घायल हो चुका है, और इसको जो घायल किया है वो भी जो ह्यूमन बींग्स थे पहले उन्होंने ही किया है। और इसके आसपास आपको कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में डिज़ाइंस दिखाई दे रहे होंगे, तो वो जो डिज़ाइंस हैं वो ह्यूमन फिगर्स को शो कर रहे हैं। और ये जो पूरा जो रेड दिखाई दे रहा है आपको यहाँ में पिक्चर में, ये इसके हॉर्न्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके हॉर्न्स और यहाँ से इसको ब्लड पूरा निकला हुआ है, उसको बुरी तरीके से हंट किया हुआ है। और यहाँ पे एक फिगर दिखाया हुआ है। इसमें ऐसा लग रहा है कि जो ये पर्सन दिखाई दे रहा है ये भी इसको भी इसने अटैक किया होगा, इसको इंजर्ड करते और इसको भी इंजर्ड किया हुआ है। तो दोनों की पिक्चर्स आप इसमें देख सकते हैं, और ये बहुत फेमस पेंटिंग है। दिस मशरूम शेप्ड रॉक इज सिटिस्ट ऑफ शेल्टर केव नंबर 21। जो केव नंबर 21 है उस पर एक मशरूम शेप्ड रॉक्स बनी हुई हैं। ऑन द वेस्टर्न फेस ऑफ द रॉक देयर इज अ लार्ज सिल-हाउटेड फिगर। इस पे एक बहुत बड़ा रॉक के ऊपर सिल-हाउटेड फिगर बना हुआ है। बर्ड लाइक एनिमल विथ अ क्रिसेंटिक हॉर्न्स, और उसके क्रिसेंटिक हॉर्न्स बने हुए हैं। अ मैसिव स्नाउट उसके ऊपर शो हो रहा है विथ मॉस्टिचेस एंड ब्रिसल्स ऑन द बैक, और उसके बैक साइड पे कुछ ब्रिसल्स भी हैं। द लार्ज एनिमल फिगर विथ कंपोजिट फीचर्स इज ऑब्वियसली मैथिकल। नियर इज स्नाउट। अगर आप उसमें इमेज में आप सर्च करेंगे तो आपको उस इमेज के पास में स्नाउट भी नजर आएगा। इज द फिगर ऑफ फ्लिंग मैन एंड इन फ्रंट ऑफ इट दैट ऑफ अ क्रैब, और उसके सामने एक क्रैब का भी पिक्चर बनाया हुआ है। देयर आर 3 ह्यूमन फिगर। नियर इज 4 legs एंड 4th बिहाइंड इन इट्स हिंड लेग्स, और उसके पीछे एक फिगर बनाया हुआ है जिसमें 3 ह्यूमन फिगर्स हैं। बैडली फेडेड हार्डली ट्रेसेबल 4 एनिमल्स फिगर। 4 एनिमल्स के फिगर हैं। वन ऑफ देम सिमिलर ऑफ दैट ऑफ द मैथियल बोर एंड फाउंड बिलो द मेन फिगर। और उसके साथ ही जहाँ एनिमल का फिगर बनाया हुआ है और कुछ मेन्स के भी फिगर है नीचे की तरफ। बिलो दिस fragmented figure 5 small size animal are shown running in a row. The last animal in the composition of probably an elephant, at the 4th probably a boar. जो ये इमेज है इसके अंदर इन्होंने कुछ फिगर शो किए हैं, उसमें कुछ मेन्स के फिगर हैं और कुछ एनिमल्स के फिगर हैं। इनके जो फिगर्स होते थे जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये लाइन फॉर्म में बने हुए हैं और कहीं पे इन्होंने कलर किया हुआ है और कहीं पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। विजार्ड्स डांस भीमबेटका, ये भी एक फेमस पेंटिंग है जो कि रॉक पे बनी हुई है और ये यहाँ के कल्चर को शो करती है। दिस ईस्टर्न फेस शेल्टर लाइज साउथ ऑफ केव नंबर 47. It is one of shelter in the area that contains beautifully depicted naturally looking animal drawing in white color. आपको जैसा कि इमेज में शो हो रहा है कि ये white कलर में ही बना हुआ है और ये देखिए बिल्कुल स्टिकी ड्राइंग लग रहा है और इसमें कुछ फिगर्स बने हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई जश्न मनाया जा रहा है। It is one of the shelter in area that contains beautifully depicted natural looking animal drawing in white color. Beside there are the figure of dancer, drummer and horse riders. जैसा कि आपको शो हो रहा है पिक्चर में, एक ड्रमर है, एक ह्यूमन फिगर है और ये ड्रम बजा रहा है और यहाँ पे हॉर्स भी आपको दिखाई दे रहा होगा। There are three different superimposition in the painting that have been आइडेंटिफाइड। अब मैं आपको सुपर इम्पोजिशन का मतलब बताती हूँ क्या होता है कि एक पेंटिंग के बाद में दूसरी पेंटिंग उस पर की हुई हो, और ये इन्होंने ऐसा 4-5 टाइम ऐसा किया हुआ है कि 4 से 5 टाइम इन्होंने एक ही पेंटिंग पे जैसे
यहाँ पे एक पेंटिंग ड्रॉ की है, उसके बाद में इन्होंने दूसरा फिगर उसी पेंटिंग पे लिया है और फिर इन्होंने तीसरा फिगर भी इसी पे बना दिया है। इसी को कहते हैं सुपर इम्पोजिशंस पेंटिंग। The earlier levels of painting are faintly visible to the extreme left. 8 stick shaped men are shown dancing arm in arm। जैसा कि आप लोगों को इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये सारे आर्म टू आर्म ऐसे इस तरीके से, जैसे आदिवासी का कोई डांस होता है तो ये ऐसे एक साथ इकट्ठे होके और डांस कर रहे हैं। The other cluster comprises of 14 figure of dancer and 1 figure of a drummer. The dancer are shown with joined arms in 3 groups of 8, 4 and 2, and the drummer holding a drum with splayed ends painted above the dancer. Below this depiction are 2 isolated human figure। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी पिक्चर का डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ दिया हुआ है और इस पिक्चर को इन्होंने ऐसा शो कर रहे हैं ये कि जैसे या तो कोई इन्होंने बहुत बड़ी कोई जश्न बना रहे हैं या फिर ये एक मैजिशियन भी शो कर रहा है कि ये एक मैजिशियन है और यहाँ पे किसी चीज़ को इन्होंने, जैसे कोई जादू वाला होता है और कोई बहुत बड़ा जादू हो गया है या फिर जश्न मना रहे हैं, इस तरीके से इस पिक्चर में शो हो रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ स्पेसिमेंट्स हैं, ये आपको प्रैक्टिकल फाइल में लगाने हैं और आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है और बहुत अच्छे से डेकोरेट करनी है। ये आप देखिए, ये देखिए कुछ इसमें एनिमल्स हैं तो आपको इसी तरीके से पेस्ट करनी है। थैंक यू।